लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र के बारे में और उसकी ग्रंथियों के बारे में। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि और आज हम देखेंगे दूसरी जो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ग्रंथियां तो और भी हैं जैसे कि लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो लीवर और सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इसे हम कह सकते हैं यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सेकंड पॉइंट है कि सिर्फ यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो क्या कर सकती है, हार्मोन का स्टोरेज कर सकती है, यानी संचित कर सकती है। बाकी जो ग्रंथियां हैं वो एज पर नीड हार्मोन्स को बनाती है, जैसे जरूरत होती है वैसे ही हार्मोन्स बनाती है और तुरंत उसे यूज कर लेती हैं। तो हम लिख सकते हैं एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन्स को लंबे समय तक, या हम लिख सकते हैं लगभग 2 महीने तक ये स्टोर करती है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो 2 महीने तक हार्मोन्स का संचित करती है, यानी उनका स्टोरेज करती है। अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे गले के सामने की तरफ जो स्वर यंत्र होते हैं यानी लैरिंक्स, उसके बिल्कुल पास में ये प्रेजेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं ये हमारे गले के सामने की तरफ स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स के बिल्कुल पास स्थित होती है। ठीक है, तो ये हमारे गले के सामने की तरफ लैरिंक्स के बिल्कुल पास में ये प्रेजेंट होती है और ये गुलाबी रंग एच आकार एवं द्विपालित होती है। ठीक है, तो ये हमारे गले के सामने की तरफ लैरिंक्स के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है।
जो गुलाबी रंग की होती है, एच आकार की होती है, और ये द्विपालित होती है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एच शेप के स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, ये जो थायराइड ग्रंथि है ये एच आकार की होती है। अब हम देखते हैं आगे इससे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में। इतना समझ आ गया कि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अपने हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखती है, और ये हमारे गले के सामने लैरिंक्स के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है। गुलाबी रंग की होती है, एच आकार की होती है और द्विपालित होती है। अब हम देखते हैं इसके स्रावित होने वाले हार्मोन। तो इससे दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एक तो होते हैं थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं थायराइड हार्मोन्स को। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो क्या दो प्रकार के होते हैं। T3 एंड T4। ठीक है, अब हम इन्हें देखेंगे। ये जो T3 होता है ये क्या होता है, इसके अंदर आयोडीन के 3 अणु होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 आयोडीन के अणु। ठीक है, और जो T4 होता है उसके अंदर क्या होते हैं 4 आयोडीन के अणु। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं T3 तो हम इसे लिखेंगे ट्राई आइडोथायरोनिन। यहाँ पे क्या है 4 तो हम इसे लिखेंगे टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कौन से का अमाउंट ज्यादा होता है, कौन से का कम होता है। तो ये जो टेट्रा आइडोथायरोनिन है ये ज्यादा अमाउंट में स्रावित होता है, यानी 80% टेट्रा आइडोथायरोनिन स्रावित होगा, और जो ट्राई आइडो है ये 10 से 15%। ठीक है, बाकी जो होगा, जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, मात्रा में स्रावित होगा। ठीक है, और ये 10 से 15% मात्रा में स्रावित होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो T3 होता है ये मात्रा में तो कम होता है, लेकिन ये ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये ज्यादा सक्रिय एक्टिव होता है।
और जो टेट्राआइडोथायरोनिन है इसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। तो हमने देखा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो कि है थायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन। सबसे पहले हमने देखा थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स में दो होते हैं, एक तो T3 और एक होता है T4। T3 के अंदर क्या होता है, 3 आयोडीन के अणु होते हैं और जो T4 होता है उसमें क्या 4 आयोडीन के अणु होते हैं। T3 को हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, इसके अंदर 3 होता है इसलिए हम कहते हैं इसे ट्राई आइडोथायरोनिन। उसके अंदर क्या होता है 4 होता है तो उसे हम कहते हैं टेट्रा। टेट्रा का मतलब ही क्या होता है 4, तो इसे हम कहते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब ये क्या होता है 80% मात्रा में स्रावित होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में T4 स्रावित होगा और इसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। जो T3 है वो 10 से 15% में स्रावित होगा, लेकिन ये ज्यादा सक्रिय और ज्यादा एक्टिव होगा। अब हम एक नोट लगाकर लिख लेते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने देखा थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। अब हम देखेंगे आगे हार्मोन्स के कार्य कि ये हार्मोन्स क्या क्या कार्य करते हैं। हार्मोन्स के कार्य, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो हम लिखेंगे ये हमारी उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। दैट इज रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाते ही क्या हुआ उसका पाचन यानी डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्ट होते ही जो पोषक तत्व हैं वो हमारी कोशिकाओं में जाकर अलग अलग कार्य करेंगे। वो हमारी कोशिकाओं में जाकर अलग अलग कार्य करेंगे। ठीक है, उनमें से कोई वृद्धि को प्रेरित करेगा तो कोई हमारी दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। ठीक है, हमने देखा कि जो हार्मोन्स होता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। हमने देखा कि ये कैसे करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसके बाद उसका पाचन होता है। पाचन होने से क्या होता है पोषक तत्व मिलते हैं। वो पोषक तत्व हमारी कोशिकाओं में जाकर बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा काम जो है वृद्धि अवस्था के दौरान मानसिक विकास को प्रेरित करना। वृद्धि अवस्था के दौरान
मानसिक विकास को प्रेरित करना। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे किसी बच्चे का ग्रोथ फेज चल रहा है, तो जो ग्रोथ फेज चल रहा होता है उसी के अंदर बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो भी क्या होता है, तभी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जैसे थायरोक्सिन की कमी हो गई किसी बच्चे के अंदर, ठीक है, जब ग्रोथ फेज चल रहा होता है उसी समय थायरोक्सिन की कमी हो गई तो बच्चा क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, यानी मेंटली जो इल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे मादाओं के गर्भाशय में बच्चे होते हैं, तो उस समय अगर थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई तो उस टाइम क्या हो जाएगा, एक तो बच्चा जो है वो मंद बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, या फिर वो मर भी सकता है, यानी गर्भपात भी हो सकता है। तो हम देखेंगे अगर ग्रोथ फेज के टाइम पे थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ फेज के टाइम पे थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बच्चा कैसा रह जाता है, मूर्ख। ठीक है, मतलब उतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितना नॉर्मल होता है। अगर मादा के गर्भाशय में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो क्या हो सकता है, बच्चा मंद बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि, या फिर कह सकते हैं मेंटली रिटार्डेड, पागल हो सकता है, या फिर मर भी सकता है। इसे हम कह सकते हैं गर्भपात। ठीक है, हमने हार्मोन के दो कार्य देखे, जिसके अंदर क्या है, पहला तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, दूसरा हमने देखा हमारी वृद्धि अवस्था के दौरान मानसिक विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका तीसरा काम। तो थायराइड हार्मोन का तीसरा काम है, ये हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भी करता है लेकिन ये भी करता है। हमने पहले पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लेकिन थायराइड भी करता है। तो हम लिखेंगे शारीरिक तापमान का नियंत्रण करता है। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि है उसका कौन नियंत्रण करता है, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हम लिख सकते हैं थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। और पीयूष ग्रंथि को के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हमने इसके तीनों काम देखे। अब हम नोट लगा करके लिखेंगे, जो मेंढक का बच्चा होता है यानी टेडपोल, उसकी जो लार्वा अवस्था को हम क्या कहते हैं, टेडपोल, उसको जो ग्रोथ होती है उसकी एक अडल्ट मेंढक में, वो किसकी वजह से होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। तो हम लिख लेंगे टेडपोल लार्वा अवस्था किसकी, मेंढक की। उसको अगर वयस्क मेंढक यानी अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, थायरोक्सिन की
जरूरत होती है। ठीक है, कि टेडपोल को वयस्क में विकसित करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे इसकी अधिकता और कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी थायराइड हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग। इसे हम लिख सकते हैं, कमी से हो रहा है तो मतलब क्या लिखेंगे? हाइपो। हाइपो का मतलब कम, हाइपो थायरॉइडिज्म। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे क्रेटिनिज्म की, यानी जड़ मानवता। जड़ मानवता, इसके अंदर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ग्रोथ फेज होती है उस टाइम पे थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो बच्चा क्या रह जाता है? मेंटली रिटार्डेड। इसमें बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे गुल का रोग, यानी मिक्सेडिमा। से हम कहते हैं गुल का रोग। हमने देखा था कि अगर बचपन में जो ग्रोथ फेज होता है उस टाइम पे अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा? मानसिक विकास नहीं होगा। ठीक है, अब अगर व्यक्ति बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, उस टाइम पे थायराइड, तब तक क्या होगा? अडल्ट होंगे तब तक हमारा मानसिक विकास तो हो चुका होगा। अब अडल्ट बनने के बाद अगर हमारे अंदर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो शरीर में सूजन आ जाती है। ठीक है, शारीरिक वजन बढ़ जाता है। भूख प्यास भी कम लगती है। भूख प्यास कम लगना, और सबसे इंपॉर्टेंट उपापचयी क्रियाओं का धीमे होना। ठीक है, इसका मतलब हम देखेंगे उपापचयी क्रियाएं कैसे धीरे होती हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये हमारी नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब जैसे ही हमारी नॉर्मल सेल है तो इसके अंदर जैसे ही हम भोजन खाएंगे, भोजन लेंगे, तो भोजन कहाँ आएगा? सेल में आएगा। अब हमने जो भोजन खाया उसके लिए क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगा वो आकर के इसका ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है, जो भोजन खाया वो भोजन कोशिका में आएगा और उसका क्या ऑक्सीकरण कौन करेगा? ऑक्सीजन। उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा, यानी एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो
उपापचय क्रिया है वो कम हो जाएंगी। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमने इतना इतना भोजन हमारी कोशिका में आया, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो आधा भोजन है ये क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। तो अगर इतना सा ही भोजन ऑक्सीकृत हुआ तो जो ऊर्जा निकलेगी वो भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो तो हो जाती है कम, और जो स्टोरेज होता है फूड का वो हो जाता है ज़्यादा। तो इसी की वजह से क्या होता है, शारीरिक वजन तो बढ़ जाता है। और ये जो कंडीशन होती है, मतलब एनर्जी कम होना और फैट ज़्यादा होना, मतलब फूड का स्टोरेज ज़्यादा होना, इससे इसके अंदर व्यक्ति कैसा हो जाता है, आलस से भरपूर। तो हम इसके अंदर लिखेंगे आगे, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होने से व्यक्ति आलस से भरपूर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि जो एनर्जी है वो तो क्या होगी, कम। ठीक है, और जो स्टोरेज है वो क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इसके अंदर क्या होंगी, स्लो हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इससे होने वाला तीसरा रोग, जो है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर यानी सामान्य घेंगा। ठीक है, सिंपल गोइटर किसकी वजह से होता है, जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है उसकी वजह से क्या होता है, सामान्य घेंगा। तो हम लिखेंगे भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो सिंपल गोइटर किसकी वजह से होता है, भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद हम देखते हैं हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो के रोग में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उससे थायराइड हार्मोन्स का स्रावण इतना कम होगा कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होती हैं वही क्या कर देती हैं, इसे नष्ट कर देती हैं। ठीक है, मतलब थायराइड जो हमारी ग्रंथि होती है उससे थायराइड हार्मोन्स का जो स्रावण होगा वो इतना कम होगा कि हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं यानी सेल्स हैं वो ही क्या करेंगे, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देंगे। इसे हम थायराइड की आत्महत्या, थायराइड की आत्महत्या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स का स्रावण इतना कम होता है कि हमारी
बॉडी की कोशिकाएं ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो हमने देखा हाशिमोटो के रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड हार्मोन्स का स्रावन इतना कम करती है कि हमारी बॉडी के सेल्स ही उसको नष्ट कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। ठीक है, तो हमने देखे थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी कमी से होने वाले रोग, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा क्रेटिनिज्म यानी जड़ मानवता, वो बच्चे की मानसिक विकास नहीं हो पाता उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। दूसरा हमने देखा गुल का रोग यानी मिक्सेडीमा, उसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक वजन होता है वो बढ़ जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, भूख प्यास नहीं लगती, और क्या होता है जो हमारी उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। बाद में हमने देखा सिंपल गॉइटर, जो क्या होता है भोजन में आयोडीन की वजह से होता है। और लास्ट हमने देखा हाशिमोटो का रोग, जिसके अंदर क्या कहता है वो अपने आप को ही नष्ट कर देता है, मतलब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्रंथि से इतने कम सेक्रेट होते हैं, तो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वो उसको क्या कर देती हैं, नष्ट। इसके बाद हम देखते हैं इसकी अधिकता से होने वाले रोग। अधिकता से जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इससे होने वाले रोग। सबसे पहले है ग्रेव का रोग, दूसरा है प्ल्यूमर का रोग, तीसरा है पेरी का रोग, और लास्ट है बेस्डाउ का रोग। ठीक है, तो हमने देखिए थायराइड हार्मोन्स की अधिकता से होने वाले रोग, जिसमें सबसे पहले है ग्रेव का रोग, फिर है प्ल्यूमर का रोग, फिर है पेरी का रोग, और लास्ट है बेस्डाउ का रोग। ये जो सभी रोग हैं इन सब में लक्षण क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। लक्षण सभी में क्या है, सेम। लेकिन ये जो प्ल्यूमर का रोग होता है इसके अंदर क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर एक गांठ बन जाती है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्ल्यूमर के रोग में थायराइड ग्रंथि में गांठ बन जाती है। ठीक है, तो इनके जो लक्षण है चारों के वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन जो प्ल्यूमर का रोग होता है उसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में गांठ बन जाती है। इसके आगे हम इसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है यानी उनकी कमी के कारण क्या हो जाती है, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती हैं, कम। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन्स है उनकी क्या हो रही है, अधिकता, यानी उनकी जो मात्रा है वो क्या होती है, ज्यादा। तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचय क्रिया क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, उनकी जो स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है, फास्ट। तो हम देखेंगे मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज की जो स्पीड होगी वे क्या हो जाएगी, फास्ट। उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, ज्यादा होने लग जाएंगी। तो उसकी वजह से हमने देखा था कि जब उपापचयी क्रियाएं कम हो रही थी, यानी जब उनकी स्पीड कम थी, तो हमारी बॉडी में क्या हो रही थी, एनर्जी तो थी कम और जो स्टोरेज था वो क्या था, ज्यादा। तो अब ये जब इसकी जो क्रियाएं हैं वो फास्ट हो जाएंगी, मतलब बहुत ही एक्टिव हो जाएंगी, तो क्या होगा कि जो एनर्जी है वो तो फुल बन जाएगी, लेकिन जो स्टोरेज क्या होगा, एकदम कम होगा। तो जो व्यक्ति होगा उसके अंदर ऊर्जा तो बहुत होगी, लेकिन वो एकदम दुबला पतला होगा। तो हम इसके अंदर देखेंगे, व्यक्ति दुबला पतला होगा। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि जो एनर्जी है इसके अंदर, जो ऊर्जा है वो तो क्या होगी, भरपूर मात्रा में, पर जो स्टोरेज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर। इसीलिए व्यक्ति क्या रह जाता है, दुबला पतला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट होती है उनके अंदर क्या होती है, हार्ट बीट जो होती है, हृदय की धड़कन, वो भी क्या होती है, तेज, फास्ट होती है। ठीक है, और एक और बात में, जब एनर्जी ज्यादा निकल रही है तो क्या होगा, हीट जो होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा निकलेगी। जब हीट ज्यादा निकलेगी तो शरीर का शारीरिक तापमान है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस शारीरिक तापमान को ठंडा करने के लिए, यानी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, पसीना निकलेगा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो क्या होगा, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, पसीना ज्यादा निकलेगा। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोथैलेमिक गोइटर, यानी इसमें क्या होगा, उपापचय क्रियाएं ज्यादा होंगी तो व्यक्ति क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, पतला होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसकी जो आंखें होंगी वो क्या होंगी, उभरी हुई होंगी, यानी बाहर निकली हुई होंगी। वो बाहर क्यों निकली हुई होती हैं, क्योंकि उनके आंखों के पीछे एक तरल पदार्थ होता है वो जमा रहता है, उसकी वजह से क्या लगता है, प्रेशर। प्रेशर लगने की वजह से क्या होती है, वो जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, उभरी हुई दिखाई देती हैं। तो हम लिखेंगे, पतले होने के साथ साथ आंखें उभरी हुई होती हैं, क्योंकि तरल पदार्थ आंखों के पीछे जमा हो जाता है, जिससे प्रेशर बनता है और आंखें उभरी हुई दिखाई देती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथैलेमिक गोइटर। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सॉफ है इसका मतलब क्या होता है, बाहर, और थैलेमिक का मतलब क्या होता है, आंखों से संबंधित। गोइटर इसे हम कह सकते हैं घेंगा।
ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी अधिकता से क्या क्या हो जाता है, ग्रेव का रोग, प्ल्यूमर का रोग, पेरी का रोग और बेस्डाउ का रोग। इन सब में लक्षण ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन जो प्ल्यूमर का रोग होता है उसके अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें एक गांठ बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा इसके अंदर जो उपापचय क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो तो क्या होगी बहुत ज़्यादा, और जो स्टोरेज होगा फूड का वो क्या होगा बहुत कम। तो उसी की वजह से क्या होगा, वो जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही दुबला पतला होगा, लेकिन उसमें एनर्जी क्या होगी भरपूर यानी बहुत ज़्यादा होगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा निकलेगी, तो शारीरिक तापमान भी उसका तेज होगा। अब शारीरिक तापमान बढ़ जाएगा तो उसको मतलब नियंत्रित यानी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी तेज। फिर हमने देखा कि जो पतले होने के साथ साथ क्या होता है, आंखें उभरी हुई या फिर बाहर निकल जाती हैं। वो किसकी वजह से होता है, आंखों के पीछे एक तरल पदार्थ जमा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बनता है और उसी की वजह से आंखें उभरी हुई यानी बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। एक हमने देखा था थायराइड हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, सिंपल गॉइटर। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो थायराइड हार्मोन्स की जो अधिकता से क्या होता है, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। ठीक है, तो ये हमने बात की थायराइड हार्मोन्स की और उनके कार्य की और उनकी अधिकता या कमी से होने वाले रोग की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन की। थायरोकैल्सिटोनिन से हम कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं, शॉर्ट में हम कह सकते हैं इसे TCH। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके टर्म से ही हमें पता चल रहा है कि ये कैल्शियम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो कैल्शियम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैल्शियम हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है या फिर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन्स यानी अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा बोन्स में। अब हम देखेंगे ब्लड में क्या करता है। तो कैल्शियम जो होता है वो रक्त में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो हम लिखेंगे चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ठीक है, ब्लड के अंदर जो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, के। ठीक है, और जो तत्व इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम। ठीक है, तो हमने बात की बोन्स की और ब्लड की। अब हम बात करते हैं मसल्स की। तो ये जो मांसपेशियों की जो गति होती है उसके अंदर भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मांसपेशियों की गति यानी मूवमेंट ऑफ मसल। ठीक है, तो हमने देखा कैल्शियम हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है, ब्लड के अंदर ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और ये हमारी मांसपेशियों की गति भी करवाता है। तो अब हम देखेंगे कि TCH का काम क्या है। अब जैसे हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया,
ठीक है। अब जैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो ये क्या करेगा, ये हमारी बोन्स में लाकर इसे डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा, यानी कैल्शियम की मात्रा जैसे ही बढ़ी, वैसे ये क्या करेगा, अस्थियों में लाकर उसे जमा कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारी अस्थियों को और भी मजबूती मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों में स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये TCH का कार्य हो गया। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों में स्थानांतरित करना किसका काम है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की T3 और T4 हार्मोन की, अब हमने बात की थायरोकैल्सिटोनिन की। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या करता है, बोन्स को मजबूत करता है, ब्लड में क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है और हमारी मांसपेशियों की गति में यानी मूवमेंट ऑफ मसल्स में हेल्प करता है। अब हमने देखा कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है, तो ये क्या करेगा, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वहां से इसे निकालकर बोन्स में लाकर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लोकेशन की। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही उपस्थित होती है। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं इसके संख्या की। ठीक है, तो ये कितनी होती है संख्या में, 4 से 6 मक्के के दाने के आकार की थायराइड पर चिपकी हुई होती हैं। तो हम इसे लिखेंगे 4 से 6। ठीक है, इसकी संख्या हुई, और ये किस प्रकार की होती है, मक्के के दाने के आकार की थायराइड पर चिपकी हुई होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखी इसकी लोकेशन कि यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, और संख्या में कितनी होती है, 4 से 6 मक्के के दाने के आकार की और थायराइड पर चिपकी हुई। हम इसे देखेंगे, जैसे हमने देखा था ये H आकार की थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होगी, इसके ऐसे यहाँ पे चिपकी हुई होती है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं इससे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स। इससे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, और इसे हम कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। कॉलिप हार्मोन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉलिप नामक एक साइंटिस्ट था जिसने इसका आर्टिफिशियली निर्माण किया था। ठीक है, हम आगे देखते हैं इस हार्मोन का कार्य। पैराथायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों से रक्त में लाता है। तो हम लिखेंगे ये हार्मोन अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों से रक्त में लाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है बोन्स में, उसको कहाँ से लेकर आएगा? बोन से ब्लड में लेकर आएगा। तो ये हार्मोन अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों से रक्त में लाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर सबसे पहले उसके लोकेशन की, जो ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर उपस्थित होती है। ये 4 से 6 नंबर होता है इसका, और मक्के के दाने के आकार की होती है, जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपकी हुई होती है। फिर हमने देखे उससे स्रावित हॉर्मोन्स जो है पैराथायराइड हार्मोन, या फिर हम उसे कह सकते हैं कॉलिप हार्मोन। फिर हमने बात की उसके कार्य की, जो ये अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों से रक्त में लाता है। हम इसके आगे बात करते हैं इसकी थोड़ी डिटेल में। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कैल्शियम की, कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या करता है? एक तो हमारी बोन्स को मजबूती प्रदान करता है, यानी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बोन्स के रेफरेंस में बात करेंगे, एक ब्लड के करेंगे, और लास्ट हम मसल्स यानी मांसपेशियां। सबसे पहले हम देखते हैं बोन्स को। तो कैल्शियम हमें पता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैल्शियम बोन्स को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि ये कैल्शियम क्या है? बोन्स को मजबूती प्रदान करता है, यानी उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या करता है? कोई भी हमें चोट लग गई किसी भी प्रकार की, तो उस समय क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, हमने देखे थे कि इसमें इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा होता है? के, और जो इंपॉर्टेंट तत्व है कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में। फिर हमने बात की मसल्स में। तो मांसपेशियों की जो गति होती है वो किस तत्व की वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मांसपेशियों की यानी मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, तो हमने बात की थी कैल्शियम इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
फिर हमने देखा कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, जो बोन के अंदर एक्सेस कैल्शियम होता है उसको कहाँ ले आता है, ब्लड में। ठीक है, तो ये कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ से अस्थियों में जो अतिरिक्त कैल्शियम होगा उसे कहाँ ले आएगा, रक्त में। ठीक है, और हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन था वो क्या कर रहा था, अतिरिक्त कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा था। ठीक है, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन एवं पैराथायराइड हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। यहाँ से जब थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को लेकर के कहा बोन्स में डिपॉजिट कर रहा था, तो जैसे ही बोन्स में एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ से पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके कहाँ जाएगा, ब्लड में। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं इस हार्मोन की अधिक या कमी होने से क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हार्मोन के अधिक होने की। पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता। ठीक है, अगर पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा जो होगी रक्त में वो भी बढ़ जाएगी। कैल्शियम की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हुई तो ये बोन से ज्यादा जो कैल्शियम है उसको लेकर के ब्लड में आ जाएगा, तो इसके क्या होगा, रक्त के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और बोन्स के अंदर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, बोन्स में हो गई इसकी मात्रा एकदम कम, तो इससे क्या होगा, हड्डियों में छेद हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन क्या होगा, बोन्स में छेद हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अस्थि सुषिरता। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये कैल्शियम की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाएगी और बोन्स में एकदम कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, बोन्स में छेद हो जाएंगे, यानी हड्डियों में छेद हो जाएंगे और उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरी कंडीशन है पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा कम होना। ठीक है, कम होना, कम होने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो मात्रा है वो एकदम कम हो जाएगी। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होना। अब जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा एकदम कम हो जाती है तो क्या होगा, रक्त का थक्का, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा। रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। ठीक है,
हमने देखा कि पैराथायराइड हार्मोन की अगर मात्रा अधिक हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, अगर कमी हो गई तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन जो होती है, इससे क्या होगा, इससे जो मसल्स की गति होती है यानी मांसपेशियों की जो गति है वो भी प्रभावित होगी। तो हम लिख सकते हैं मांसपेशियों की गति प्रभावित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टिटेनी। ठीक है, तो मांसपेशियों की जो गति प्रभावित होती है उसे हम क्या कहते हैं, टिटेनी। तो ये हमने पढ़ा पैराथायराइड के बारे में। इसके आगे है थाइमस ग्रंथि, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।